प्रोटेक्शन यूजीसी और SC/ST को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक था। कोई आतंकवादी स्टूडेंट और ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। नमस्ते और स्वागत। अभिषेक नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by New India Assurance and ZX. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan policy includes mass layoff, personal accident, posh victim, and optional fire and burglary cover. आरक्षण के विरोध में लोग बरसों से बातें करते आए हैं। नंबर, एडमिशन, मेरिट सब पर सवाल उठाते हैं। बातें होती हैं कि आरक्षण से नौकरी पाकर संपन्न हुए लोगों के बच्चों को दोबारा आरक्षण क्यों मिले। एक बार फिर वैसे ही सवाल उठे हैं। ठोस एक्शन की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आरक्षण की दशा और दिशा तय की जाए। इन्हीं बातों को लेकर 21 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। ये प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले नहीं था। बैकग्राउंड कमोवेश CJP प्रोटेस्ट की तरह सोशल मीडिया पर तैयार हुआ था। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से 22 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक पेज एक्टिव हुआ। आरक्षण पर विचार करने को लेकर पोस्ट और वीडियो डाले गए, लोगों से जुड़ने की अपील की गई। 7 दिनों में 58 लाख यूजर्स इस पेज से जुड़ गए। पेज चलाने वालों में नाम आया हर्ष दुबे का। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं। कई मीडिया इंटरव्यूज़ में आरक्षण के कारण नीट नहीं निकाल पाने का दावा कर चुके हैं। पेज से जुड़े अन्य लोगों के नाम इन्फ्लुएंसर अनुराधा तिवारी, वेदांश त्यागी और अजीत भारती बताए गए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की प्रमुख मांगे ये हैं। आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाए, यानी सरकारी सहायता जाति नहीं आर्थिक स्थिति देखकर मिले। कोटे के भीतर कोटा लागू किया जाए ताकि आरक्षण का लाभ सबसे पिछड़े समूहों तक पहुंचे। आरक्षण पर श्वेत पत्र लाया जाए, इससे पता चले कि पिछले 80 वर्षों में आरक्षण से क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियां पूरी तरह छूट गईं। IIT, IIM जैसे संस्थानों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंकों की शर्त हो। ये तो रही मांगे जिन्हें इस पेज से लगातार 1 महीने से बार बार दोहराया गया। इनसे जुड़े लोगों ने अलग अलग मंचों पर इसे हवा दी और इनके बुलावे पर 21 अगस्त को जंतर मंतर पर लोग जुटे। करड़ी सेना, रणवीर सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जैसे संगठन देश के अलग अलग कोनों से जमा हुए। दिल्ली पुलिस ने पहले प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, फिर रामलीला मैदान पर तय समय तक के लिए परमिशन दे दी, लेकिन प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुट चुके थे। जय श्री राम के नारे लगे, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ कल से। मेरी मांग है आरक्षण में संशोधन हो और पुलिस हमें जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। यूजीसी और SC/ST को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा। पुलिस ने मेरे को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा आरक्षण हटाओ, यूजीसी रोल बैक पे काला कानून का विरोध कर रहे हैं हमारे सभी समाज। देर रात पुलिस की एक्शन, प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अगले दिन लोगों का फिर से जुटान शुरू हुआ। तभी खबर आई कि हर्ष दुबे लखनऊ चले गए। टीवी स्क्रीन पर उनकी यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के साथ तस्वीर आई। दोनों मीडिया से मुखातिब हुए। ब्रजेश पाठक ने हर्ष की मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हर्ष ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर केंद्र गंभीरता से ध्यान देगा। लेकिन हर्ष का इस तरह डिप्टी CM से मिलना कईयों को नागवार गुजरा, खासकर उनको जो 21 अगस्त को जंतर मंतर पहुंचे थे। लोग कहते मिले कि जब केंद्रीय मंत्री से चर्चा करने की बात हो रही थी तो हर्ष ने यूपी के डिप्टी CM से मुलाकात क्यों की। कुल जमा बात है कि आंदोलन जिस मकसद से शुरू हुआ उसके मुकम्मल होने की दूर दूर तक कोई तस्वीर नहीं नजर आ रही। केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल न प्रदर्शनकारियों को कोई आश्वासन दिया गया है, न उनसे कोई बातचीत हुई है। उल्टा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने
आरक्षण का विरोध करने या इसे खत्म करने की मांग करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। आरक्षण खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मतलब संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। अब तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। जुलाई से सोशल मीडिया पर और अगस्त से सड़कों पर आरक्षण को लेकर जो कुछ हम देख रहे हैं उसकी जड़ें इस साल लाए गए एक नियम तक जाती हैं। 13 जनवरी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नोटिफाई किए। मकसद था यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाना। इसने 2012 के पुराने इक्विटी रेगुलेशंस को रिप्लेस किया। इसमें कहा गया था कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब है SC, ST और OBC समुदाय से आने वालों के खिलाफ केवल जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव, यानी परिभाषा में पीड़ित के तौर पर SC, ST, OBC को ही साफ तौर पर शामिल किया गया। इस क्लॉज से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 2 तरह की आपत्तियां इससे आईं। पहली आपत्ति सामान्य वर्ग की तरफ से थी। उनका कहना था कि अगर किसी जनरल कैटेगरी छात्र या शिक्षक के साथ उसकी जाति के कारण भेदभाव होता है तो इस खास प्रावधान के तहत उसे वही संस्थागत सुरक्षा नहीं मिलती। उन्होंने इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बताया। दूसरी आपत्ति थी झूठी शिकायतों को लेकर। कहा गया कि अगर किसी छात्र पर जातिगत भेदभाव का गलत आरोप लगाया जाता है तो नियमों में शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए इससे शिकायतों के दुरुपयोग और जनरल कैटेगरी छात्रों के उत्पीड़न की आशंका है। 13 जनवरी को नियम सामने आने के बाद विरोध शुरू हुआ। मामला कोर्ट पहुंचा। 29 जनवरी 2026 को CJI सूर्यकांत की बेंच ने नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी, लेकिन रोक लगाने के बावजूद विरोध के स्वर बंद नहीं हुए। विरोध करने वालों ने अलग अलग फोरम पर अपना विरोध जताया, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, पूछा कि आखिर इस नियम को फिलहाल लाने का मकसद क्या था। 20 अगस्त को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इन नियमों पर फिर से विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अब जरा बेसिक पर आते हैं। आखिर आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत अचानक या एक दिन की उपज नहीं है। शुरुआत किसी एक तारीख से नहीं हुई है। अलग अलग दौर में जाति, वर्ण, जाति आधारित पेश और छुआछूत के तरीके अलग रहे हैं। इतिहासकारों ने इस पर खूब लिखा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने जो कुछ देखा समझा उसे इतिहासकार साइमन बील अपनी किताब द लाइफ ऑफ ह्वेनसांग में विस्तार से बताते हैं। छुआछूत की जड़ें भारतीय समाज में सदियों बरस गहरी हैं। वक्त वक्त पर कुछ राजाओं और योद्धाओं का वर्णन छोड़ दें तो छुआछूत को व्यवस्था के हिस्से की तरह ही माना गया था। NCERT की किताब में भी भेदभाव के जिक्र मिलते हैं। जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों पर भी विस्तार से बातें होती आई हैं। जाति व्यवस्था में जन्म के आधार पर सामाजिक समूह और उनकी स्थिति तय होती थी, जबकि छुआछूत उसका एक क्रूर रूप था। इसमें कुछ समुदायों को अपवित्र मानकर सामाजिक संपर्क तक से दूर रखा जाता था। इसका एक डॉक्यूमेंटेड जिक्र हमें सरकारी दस्तावेजों में भी मिलता है। 2012-13 में सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सदियों से जाति व्यवस्था रही है, जिसमें समाज अलग अलग हिस्सों और ऊंच नीच में बटा हुआ था। इस व्यवस्था के तहत कुछ कामों को अशुद्ध या गंदा मान लिया गया और ऐसा काम करने वाले लोगों को अछूत माना गया। इसी भेदभाव की वजह से उन्हें ज़मीन, पढ़ाई लिखाई और बराबरी जैसी बुनियादी अधिकारों से दूर रखा गया। भेदभाव का असर केवल धार्मिक या सामाजिक व्यवहार तक सीमित नहीं था।
शिक्षा, पानी, मंदिर, ज़मीन, रोज़गार तक भी इसकी पहुंच थी, ये सब भी प्रभावित होते थे। महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक दलित चेतना के पहुंचने से पहले भारत की ज़मीन पर छुआछूत के खिलाफ कई बार आवाज़ें बुलंद हुईं। दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय ने इन कुरीतियों पर बात की। इससे समाज में सुगबुगाहट ज़रूर हुई, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया पूना पैक्ट। साल 1931-1932 के वक्त गोलमेज सम्मेलन हुआ। अंबेडकर ने ब्रिटानिया हुकूमत को दलितों के लिए खास इलेक्टोरेट के लिए राज़ी करने की कोशिश की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसके लिए राज़ी भी हो गए, जिसके तहत दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे, यानी चुनाव लड़ने वाला भी दलित वर्ग का और मतदाता भी केवल दलित वर्ग के ही। लेकिन महात्मा गांधी को यह मंजूर नहीं था। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने पुणे की यरवडा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। 24 सितंबर 1932 की शाम 5 बजे यरवडा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, नाम दिया गया पूना पैक्ट। समझौते के तहत डॉक्टर अंबेडकर को अलग से वोट देने का अधिकार वाली मांग छोड़नी पड़ी और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनानी पड़ी, जैसा कि वर्तमान समय में होता है, लेकिन सभी मिलकर वोट देते हैं। इसके बदले में उन्होंने दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 करवा ली। साथ ही दलितों के लिए हर प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि तय करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया गया। गोलमेज सम्मेलन के बाद जब ब्रिटिश शासकों ने उस वक्त हाशिए की जातियों के लिए अलग से एक अनुसूची बनाई, इसमें इन जातियों का नाम डाला गया। इसे एक खास व्यवस्था के तौर पर बनाया गया। इन्हें प्रशासनिक सुविधा के लिए अनुसूचित जातियां कहा गया। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में भी इस व्यवस्था को बनाए रखा गया। इसके लिए संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1950 जारी किया गया। इसमें 1108 जातियों के नाम शामिल किए गए थे। अमली जामा पहनाने के लिए चाहिए थी संविधान में व्यवस्था, और इस काम आई संविधान सभा, जो अलग अलग तबके और वर्ग के लोगों से मिलकर बनी। 3 साल की बैठकों के बाद संविधान पारित किया गया। बैठकों की तमाम बहसों में आरक्षण के मसले पर भी व्यापक बहस हुई कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद भी क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत है, रिजर्वेशन का हकदार कौन है, आखिर किसे निचली जाति माना जाए, रिजर्वेशन को जाति के आधार पर दिया जाए या आर्थिक आधार पर, और कब तक रिजर्वेशन दिया जाए। संविधान सभा ने माना कि एससी और एसटी समुदायों को लंबे समय से सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी का सामना करना पड़ा है, इसलिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनके लिए सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया। 23 अगस्त 1949 की बहस में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साफ किया कि SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित राज्य की आबादी के अनुपात में होगी। ये व्यवस्था पहले एडवाइजरी कमेटी में तय हो चुकी थी और संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया। तब सवाल ये भी था कि आरक्षण कितने समय तक चले। संविधान सभा ने इसे स्थायी व्यवस्था नहीं माना। एडवाइजरी कमेटी ने SC/ST के लिए विधानसभाओं में आरक्षण को 10 साल के लिए रखने पर सहमति दी। 25 मई 1949 को सरदार पटेल ने बताया कि समिति की राय लगभग सर्वसम्मत थी कि SC के लिए राजनीतिक आरक्षण 10 साल बाद जारी रहना चाहिए। 25 मई 1949 को सरदार पटेल ने बताया कि समिति की राय लगभग सर्वसम्मत थी कि SC के लिए राजनीतिक आरक्षण 10 साल जारी रहना चाहिए। बाद में संविधान में इसी आधार पर व्यवस्था रखी गई कि SC/ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण संविधान लागू होने के 10 साल बाद समाप्त हो जाएगा। अंबेडकर ने 25 अगस्त 1949 को इसके लिए अलग प्रावधान प्रस्तावित किया। तमाम बहसों का निचोड़ ये था कि संविधान सभा ने आरक्षण को विशेषाधिकार की बजाय राजनीतिक बराबरी हासिल करने के एक अस्थायी संवैधानिक उपाय के रूप में देखा। एक तरफ सदस्य चाहते थे कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिले, दूसरी तरह ये चिंता थी कि ऐसी व्यवस्था हमेशा के लिए न चलती रहे, इसलिए 10 साल की समय सीमा तय की गई। बाद के वर्षों में संसद ने इस समय सीमा को लगातार बढ़ाया। इसी तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई। आज़ादी के शुरुआती वर्षों में अलग अलग तरह की भर्तियों में अलग प्रतिशत था। SC के लिए ओपन कंपटीशन में 12.5% और अन्य भर्तियों में 16.2/3% आरक्षण था। 1950 में ST के लिए 5% आरक्षण तय किया गया। इसके बाद सरकार ने 1961 की जनगणना के आधार पर SC और ST की आबादी को देखते हुए आरक्षण की समीक्षा की। 25 मार्च 1970 को केंद्र सरकार ने SC का आरक्षण बढ़ाकर 15% और ST का 7.5% कर दिया, यानी कुल SC/ST आरक्षण
22.5% हो गया। बाद में जब मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश की तो इसी 22.5% के ऊपर 27% ओबीसी आरक्षण जोड़ने का प्रस्ताव आया। इस तरह एससी 15%, एसटी 7.5% प्लस ओबीसी 25% इक्वल टू 49.5% आरक्षण हो गया। फिलहाल एक वर्ग इस व्यवस्था पर फिर से सोचने को कह रहा है। उसका मानना है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कोई भी परंपरागत राजनीतिक दल उनके पक्ष में खड़ा नहीं दिख रहा। सवाल है कि आरक्षण की आज के समय में ज़रूरत कितनी प्रासंगिक है, क्यों ये समाज का एक अभिन्न हिस्सा बना है। ये समझने के लिए रुख करते हैं जानकारों का। अगर हम किसी एक लेवल पे, जब हमारी शुरुआत एक लेवल से नहीं हुई है, कोई एक इंसान किसी एपिसेंटर के पास है और एक इंसान उस एक एपिसेंटर के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप बना ले, वो इंसान आखिरी सर्कल में है, तो जब आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया है, आप किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि सारे लोग उस सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके compete करें। पहले तो आप वो लेवल फील्ड बनाइए। अब जहां तक बात है कि 80 साल से रिजर्वेशन मिला है, तो व्हाइट पेपर डेफिनेटली बनना चाहिए। एक एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशन हो, एक स्टडी हो, हर स्टेट में जितनी भी कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर जितने सब कास्ट हैं, उनके अंदर जाके आप एक स्टडी करिए। और आप स्टडी कैसे करेंगे, हमें ये पैरामीटर समझने की जरूरत है। अब हम कहते हैं कि वो अमीर दलित है, वो गरीब दलित है, वो अमीर सवर्ण है, वो गरीब सवर्ण है। इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि हम लोग जब एक प्रिविलेज दलित की बात करते हैं, तो वो प्रिविलेज दलित को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। क्या हम लोग उसको ये कहेंगे कि आज वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है तो उसके कारण है। अगर ये बात है तो आज भी हमारे समाज में एक आईएएस आईपीएस अगर घुड़सवारी करते हैं तो उनको गोली क्यों मार दी जाती है। अगर वो जाते हैं कहीं पे, आज भी आईआईटी आईएम्स की बात करें, उनके यहाँ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट्स निकल रहे हैं आज भी एससी एसटीज के लेके, क्योंकि बहुत सारे सीट्स वेकेंट है। ऐसा क्यों है? जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारे देश में, कितने वाइस चांसलर्स कौन से समाज से आते हैं, जितने जजेस हैं हमारे यहाँ वो किस समाज से आते हैं, आपके न्यूज रूम में जितने लोग हैं वो किस समाज से आते हैं। ये सब एक हमें एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करने की जरूरत है, तब हमें समझ में आएगा कि किस लेवल पे आज भी दलित समाज का सशक्तिकरण हुआ है। जब तक हम लोग ये नहीं समझ सकते, आप सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर पे जज नहीं कर सकते। आरक्षण के विरोधियों का एक तर्क मेरिट को लेकर भी होता है। वो कहते हैं कि मेरिट के आधार पर चीज़ें तय होनी चाहिए। मेरिट को प्राथमिकता नहीं देने से हम पिछड़ रहे हैं। मेरिट की बहस कितनी प्रासंगिक है, ये भी हमने जानकारों से समझा। मेरिट भी किसने बनाया है, आप ये बताएं। मेरिट भी उन लोग ने बनाया जो ऊपर बैठे हुए हैं। एक किसी कम्युनिटी का हेजेमनी है, उन्होंने आज बैठा, उन्होंने मेरिट डिसाइड किया। अभी मेरिट में अगर आप सैंडर्स की बात करें या सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ाते हैं कि मेरिट क्या है। मेरिट सिंपल, उसको अगर टर्म्स में हम समझे, एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज है। आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। अब एक बच्चा जो बिहार से आता है, वो शायद वुडन टेबल को वुडन टेबल बोलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में उसकी पूछ नहीं होगी। तो क्या आप इसको मेरिट समझते हैं? जिनके जनरेशनली जिनके घर पे पढ़ाई की बात हो रही है या डिनर टेबल पे डिस्कस हो रहा है कि बौद्धियों ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा, और जिनके टेबल पे ये बातें हो रही हैं कि हमारे समाज में हमारे बगल वाली के घर में किसी ने शादी कर ली, इंटरकास्ट शादी, तो आज उनके साथ ये हो रहा है, तो वो आप कैसे मेरिट उनसे डिफाइन करेंगे? वो बच्चा उस तरह से कंडीशन ही नहीं हो रहा है। वो बच्चे की कंडीशनिंग हमें करनी पड़ेगी। उस बच्चे को हमें हर चीज की एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेसिबिलिटी टू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अगर आप वो उस बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तब आप ये मेरिट का जो एक हम लोग ढोल लेके घूमते रहते हैं कि मेरिट होनी चाहिए, मेरिट, क्या कुछ नंबर से आप मेरिट डिसाइड कर सकते हैं? क्या कुछ नंबर से आपको ये लगता है कि आपको आगे कर दिया गया, पीछे कर दिया गया? स्कूल में आपको बताती हूँ, स्कूल में जिन बच्चियों के रंग कम होते हैं, उनको कभी आप नहीं देखेंगे कि फ्रंट डांस करते हुए, तो वो एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स उनमें आता है। तो क्या वो उनको आप मेरिट के पैरामीटर पे आप किस तरह से डालिएगा? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये मेरिट एक डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। हमें एक मिथ ऑफ मेरिट क्रिएट कर दिया गया है, और उस मिथ ऑफ मेरिट को लेके हम लोग कहते हैं कि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कहीं पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। आप अपने साथ जो समाज को जरूरत है, आप उस समाज की मदद कर रहे हैं ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो समाज आए, आप उसको डिग्निटी गारंटी कर रहे हैं। आरक्षण के विरोध में हो रहे प्रदर्शन कहां तक जाएंगे? ये आपसी फूट और एक दूसरे पर उछलते आरोपों के बीच खुद ही सिमट जाएंगे,
या कोई आने वाले समय में इसका अन्य रूप देखने को मिलेगा? सरकार इन्हें कितना सीरियसली लेने के मूड में है? क्या सरकार एक और आंदोलन देखने की मंशा रखती है या कोई और रणनीति अपनाती है? जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। आज बड़ी खबर में इतना ही। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। जले हुए वेंटिलेटर्स और राख हो चुके बिस्तरों की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती जिले के महिला अस्पताल की हैं। 24 अगस्त की सुबह करीब 3:30 बजे अस्पताल के NICU में आग लग गई। इस दौरान इस चाइल्ड केयर यूनिट में करीब 39 नवजात भर्ती थे। मीडिया से बातचीत में पुलिस ने बताया कि NICU में एक वेंटिलेटर में तेज धमाका हुआ और आग लग गई। जैसे ही धुआं और आग फैले, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के बाकी कर्मचारियों ने तुरंत नवजातों को बाहर निकालना शुरू किया। 39 में से 36 नवजातों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 की जान चली गई। बचाए गए 36 नवजातों में से भी 6 बच्चों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। उस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने घटना की क्या जानकारी दी, सुनिए। फायर ब्रिगेड आया तो 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के ऊपर पाइप पहुंचा। उतने समय में इतनी आग फैल गई थी कि बोल नहीं सकते थे बच्चों का क्या होता क्या नहीं। इसके बारे में हमारी मांग इतनी है, जो हमारे प्राइवेट में बच्चों को एडमिट किया है तो अभी पैसे की मांग ना करे, तो सरकार करे और अच्छा इलाज हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने मृत नवजातों के परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अगली सुर्खी, दिल्ली NCR के कई इलाकों में 24 अगस्त की सुबह से तेज बारिश हो रही है। कहीं गाड़ियां पानी में फंसी हैं, कहीं घरों और दुकानों में पानी भर गया है, कहीं लोग घंटों घंटों जाम में अटके हैं। खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं, जिसमें 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा 12 जयपुर, 2 चंडीगढ़ और 1 लखनऊ की फ्लाइट्स इसमें शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 उड़ानें कैंसिल हो गई और करीब 250 फ्लाइट लेट रहीं। वहीं संगम विहार, दुर्गा विहार और कनॉट प्लेस में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में गंगा का पानी बढ़ने से दशाश्वमेध घाट की पुलिस चौकी डूब गई। प्रयागराज के दारागंज घाट का शमशान डूब गया है, जिससे सड़कों पर अंतिम संस्कार लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई। जबलपुर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में तेज़ बारिश से हालात बिगड़ गए। अशोकनगर में पानी के तेज बहाव में एक युवक बाइक समेत बह गया। प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।